तो हेलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ अब क्लास 12th की बायोलॉजी। अब बच्चों इसमें मैंने आपका सबसे इम्पोर्टेंट सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लिया है, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दैट इज चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा था। हमने देखा था कि जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मोनोमर होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। और वो जो न्यूक्लियोटाइड है उसके 3 कंपोनेंट्स के बारे में बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर हम देखें, ठीक है, ये आपके 3 कंपोनेंट्स थे न्यूक्लियोटाइड के जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। नाइट्रोजन बेसिस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फर। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों हमने इनको जॉइन करते हुए मतलब इनकी जॉइनिंग भी देखी थी कि कैसे शुगर और बेस जब जॉइंट होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। फिर हमने ये भी देखा था कि जब फॉस्फोरस, शुगर और बेस तीनों जॉइंट होते हैं तो बच्चों न्यूक्लियोटाइड बनता है और तब बनता है एस्टर बॉन्ड। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड को हम जोड़ते हैं तो बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बच्चों हम ये चीजें देख चुके थे, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। अब हम थोड़ा सा आगे डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखने वाले हैं, बट बिफोर दैट थोड़ी सी डिस्कवरी डिस्कस कर लेते हैं बच्चों डीएनए की। तो डीएनए जो था वो किसने आइडेंटिफाई किया था? वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फेडरिच को, या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो फ्राइड राइस, फ्राइड राइस है ना, फ्राइड राइस एक्चुअली। तो फेडरिच वैसे हम उसको बोलते हैं, बट इफ यू वांट टू रिमेंबर इट, फ्राइड राइस दैट इज फ्राइड रिच मिशर। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाई किया था, पर बंदे ने नाम डीएनए नहीं दिया था, नाम दिया था न्यूक्लिन। ठीक है, he didn't gave the name DNA, he just said there is something acidic substance present in the cell and he named it nuclein। ठीक है, उन्होंने उसको नाम न्यूक्लिन दे दिया था। लेटर ऑन इसका जो स्ट्रक्चर था वो किसने दिया था? द मोस्ट फेमस वॉटसन एंड क्रिक। 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को एल्यूसिडेट किया था, यानी डिस्कवर किया था हमारे 2 फेमस साइंटिस्ट ने, वॉटसन एंड क्रिक। बट ऑन व्हाट बेसिस, मतलब उनको ये स्ट्रक्चर कैसे पता चला? तो अगेन उसके लिए 2 साइंटिस्ट के नाम और याद रखने हैं, मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। ये जो मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन है बच्चों, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट आए थे, जो भी उसमें से कंक्लूजन आया, उस कंक्लूजन को यूज करके वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट किया था। और बच्चों ये एकदम ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी। डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते ही एक कंप्लीट फील्ड ऑफ बायोलॉजी आ गई थी, एंड दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया, तो डीएनए के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उससे पूरा एक नया बोलते हैं ना, सोच जो बोलते हैं हम, एक जो रिसर्च थी हमारी, वो एक पूरी कंप्लीट नई डायरेक्शन में, नई डायरेक्शन की तरफ चली गई थी। तो वॉटसन एंड क्रिक की डिस्कवरी बहुत ग्रेट थी, और वो डिस्कवरी बेस्ड थी मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट पर। ओके, चलो नेक्स्ट। देन देयर इज अ शरगाफ्स रूल। शरगाफ रूल के बारे में भी आपकी बुक में दिया, अरविंद शरगाफ। ठीक है, व्हाट डिड ही सेड? ही सेड कि जो एडिनाइन होता है ना, एडिनाइन बाइंड्स विद द थाइमिन। एडिनाइन जो है बच्चों, एडिनाइन जो नाइट्रोजन बेस है वो हमेशा थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाता है, वो भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। एंड ही सेड दैट कि जो ग्वानाइन है वो हमेशा बेस पेयर बनाता है साइटोसिन के साथ by the triple hydrogen bonds. He say that things. This is called as complementary base pairing. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसको कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है। तो अरविंद शरगाफ ने क्या कहा कि जितने डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जितने एडिनाइन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, क्योंकि भाई एडिनाइन जो है, एडिनाइन बोलता है मैं सिर्फ थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करूंगा, मुझे किसी और के साथ बेस पेयरिंग करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी है। नाउ बॉन्डिंग इन द सेंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे हो रहा है ये। ठीक है, दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं वो सेम अमाउंट में है, तो उस वजह से एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ ही बेस पेयर करेगा, और जो ग्वानाइन है वो सिर्फ साइटोसिन के साथ बेस पेयर करेगा। ये इनका फिक्स है। एडिनाइन बोलता है मेरे लिए थाइमिन ही सब कुछ है, थाइमिन बोलता है मेरे लिए एडिनाइन ही सब कुछ है। वहीं पे ग्वानाइन बोलता है मेरे लिए साइटोसिन ही सब कुछ है, और साइटोसिन कह रहा है मेरे लिए ग्वानाइन सब कुछ।
दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अब अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड हुआ तो जितने एडिनाइन होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, और जितने ग्वानाइन है उतने ही साइटोसिन होंगे। ये चीज अरविंद शर्गाफ ने बताई। और उन्होंने ये भी बताया कि जब हम प्यूरिन्स का रेशो लेते हैं पिरामिडिन्स के साथ, दैट रेशो इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। तो क्योंकि एडिनाइन और ग्वानाइन क्या है, प्यूरिन्स ही तो है, तो जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही तो पिरामिडिन्स होंगे। क्यों, लॉजिक समझो, जितने प्यूरिन्स है उतने ही तो पिरामिडिन्स है भाई। जितने एडिनाइन है उतने थाइमिन है, जितने ग्वानाइन है उतने साइटोसिन है ना। और तभी जब उनका रेशियो निकालेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी 1। तो ये था अरविंद शर्गाफ रूल। ठीक है बच्चों, ये अरविंद शर्गाफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। जितने एडिनाइन है उतने थाइमिन है, जितने ग्वानाइन है उतने साइटोसिन है। और जब हम प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स का रेशियो निकालते हैं, सो दैट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। चलो नेक्स्ट। नाउ वॉटसन एंड क्रिक ने जो स्ट्रक्चर्स बताए थे डीएनए के, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था कि डीएनए जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, ये हमारा राइट हैंडेड है ना, ये राइट हैंड हुआ, तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। लेफ्ट हैंड वाला ऐसे होता है ना, ये लेफ्ट हैंडेड है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ठीक है, इसका थंब मैं यहाँ करती हूँ, इसका थंब मैं यहाँ। ठीक है, तो जो डीएनए होता है दैट इज अ राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, डीएनए का जो बैकबोन है वो कौन बनाता है, शुगर एंड फॉस्फेट, और डीएनए आगे की जो बेस है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। लो अब मैं इसका आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ बच्चों। आओ हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले चेन बनाते हैं डीएनए की। ठीक है, ये मैंने बना लिया तुम्हारा शुगर, ये मैंने एडिनाइन बेस बनाया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया फॉस्फोरस। ये एक और हम बनाते हैं शुगर, दिस टाइम आई एम टेकिंग गुआनाइन, यहाँ पे मैं फॉस्फोरस अटैच कर रही हूँ, आई एम मेकिंग न्यूक्लियोटाइड्स। मैं आपके चारों न्यूक्लियोटाइड्स बना देती हूँ बच्चों इधर। तो ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया हमारा साइटोसिन। ठीक है, ये मैंने 4 न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए। अब इसको जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, हम इसको डायस्टर बॉन्ड से जोड़ लेते हैं। तो ये देखो इसका ये डायस्टर बॉन्ड हो गया, ये इससे डायस्टर बॉन्ड, ये इससे डायस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपकी पूरी, इसको इमेजिन करो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आई हैव ड्रॉन हियर। ठीक है, मैंने 4 ही बनाया वैसे। ठीक है, बट इमेजिन करो इसी तरीके से इसी पैटर्न में पूरी चेन बनेगी। अब नाउ इमेजिन और कंसिडर दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द चेन, दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द चेन। ओके, नाउ इसका जो 5 कार्बन है, 5th कार्बन, उसका जो फॉस्फोरस है इट इज नॉट मेकिंग डायस्टर बॉन्ड। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन का जो 5th कार्बन है दैट इज फ्री, इट इज नॉट मेकिंग डायस्टर बॉन्ड। तो ये एंड को मैं बोलूंगी 5 प्राइम या 5 डैश, 5 डैश भी बोल सकते हो, वैसे 5 प्राइम ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो 5 प्राइम है। ठीक है, वहीं पे इफ आई कंसिडर इट द लास्ट वन, अगर मैं इसको लास्ट समझती हूँ बच्चों, ठीक है, तो देखो इसका 3rd कार्बन जो है वो एम्प्टी है, इसका फ्री OH ग्रुप एम्प्टी है। तो दिस एंड इज कॉल्ड एज 3 प्राइम, दिस इज कॉल्ड एज 3 प्राइम और 3 डैश। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने 2 न्यूक्लियोटाइड्स को कैसे जोड़ना है वो सीख लिया। अब मैंने आपको उसी पैटर्न में पूरी न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बननी है वो बता दिया। ओके, अब सपोज दिस इज द 1st कार्बन, तो इसका 1st कार्बन का जो 5th कार्बन है, सॉरी फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का जो 5th कार्बन है दैट इज फ्री, इट इज नॉट मेकिंग एनी डायस्टर बॉन्ड, वो कोई डायस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो 5 प्राइम एंड हो गया। एंड सपोज दिस इज द लास्ट नाइट न्यूक्लियोटाइड, इसका जो 3rd कार्बन है इट इज नॉट मेकिंग एनी डायस्टर बॉन्ड, तो इसको 3 प्राइम एंड बोल दिया। तो इस तरह से एक चेन बन जाएगी। बट डीएनए तो क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो 2 चेन बनानी पड़ेगी बच्चों मुझे। तो लेट्स मेक द सेकेंड चेन। तो देखो सेकेंड चेन में हम बनाते हैं सेम लेकिन इन्वर्टेड। दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक एन इन्वर्टेड, और उसका रीज़न भी मैं आपको समझाऊंगी कि मैंने उसको इन्वर्टेड क्यों ड्रॉ किया है। इसको हम डायस्टर बॉन्ड से जोड़ लेते हैं बच्चों। ये रेड वाले जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ,
वो डायस्टर बॉन्ड हो गए, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी बच्चों ये क्या है। देखो इसका थर्ड कार्बन एम्प्टी है, दिस इज द थर्ड वन, ठीक है। तो ये इसका 3' हो गया और इसका फिफ्थ कार्बन एम्प्टी, आई मीन एम्प्टी का मतलब है डायस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा बच्चों। एम्प्टी का जस्ट मीनिंग है कि इट इज नॉट मेकिंग एनी डायस्टर बॉन्ड। तो ये 5' एंड हो गया, ये 5' और ये 3'। तो देखो दोनों स्ट्रैंड पैरेलल है, बट ऐसे ऐसे रन कर रही है, ऐसे, ठीक है। ऐसे वाली सिचुएशन, एक ऐसे जा रही है तो एक ऐसे जा रही है। पैरेलल तो है बट एंटी पैरेलल, ट्रेन की पटरियों की तरह तो है पैरेलल, लेकिन साथ में चलने की जगह ऐसे रन कर रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। एक का 5' ऊपर है तो एक का 3', एक का 3' नीचे तो दूसरे का 5' है। अब ये ऐसा क्यों है, तो हमें ना बेस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करने होते हैं। ये जो बेस है ना वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करने हैं बच्चों, उसकी वजह से, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बैठेगी, है ना। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी अरविंद शर्गाफ रूल बताया था, एडेनाइन किसके साथ बेस पेयर बनाना चाहता है, थायमिन के साथ। गुआनिन किसके साथ बनाना चाहता है, साइटोसिन के साथ। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और ये देखो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन दोनों को मिलाना है तो इन दोनों को पास पास भी तो रखना पड़ेगा। अगर इसको तुम उस तरफ रखते, अगर तुम इसको इस तरफ रखते, जैसे अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, अगर सपोज ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, तो भाई ये दोनों कैसे मिल पाते, ये दोनों कैसे मिल पाते, इट इज नॉट पॉसिबल ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों। इसीलिए जो दूसरा वाला है बच्चों, जो दूसरा वाला है उसको अंदर की तरफ हमने प्रोजेक्ट किया, इसलिए हमने उसको एंटी पैरेलल रखा। ओके, इतना समझ में आ गया। तो जो बेसिस है वो अंदर की तरफ प्रोट्रूड किए जाते हैं। और अब अगर आप इसका बैकबोन देख लो, ठीक है, अगर आप अब इसका बैकबोन देख लो तो दिस इज द बैकबोन, ये बैकबोन है, बैकबोन है। तो ये बैकबोन कौन बना रहा है, बैकबोन कौन बना रहा है, शुगर एंड फॉस्फेट। बैकबोन कौन बना रहा है, शुगर एंड फॉस्फेट। तो डीएनए का बैकबोन किससे बना है, शुगर एंड फॉस्फेट। तो देखो दोनों स्ट्रैंड बना ली हमने, दोनों स्ट्रैंड को हमने जोड़ भी दिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेबिलिटी आ गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आ जाती है बच्चों, स्टेबिलिटी आ जाती है, तो स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड चेन आई मीन अटैच भी हो गई ना। नेक्स्ट, अभी जो डीएनए है ना बच्चों, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब ये ऐसा है, मतलब हेलिकल है, इट इज नॉट सिंपल चेन। ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब ये जो है वन कंप्लीट 360 डिग्री टर्न, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज वन हेलिक्स। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, वन हेलिक्स। कंप्लीट 360 डिग्री टर्न को हम क्या बोलते हैं, वन हेलिक्स। और इस हेलिक्स की जो हाइट है, इस हेलिक्स की जो हाइट है उसको बोलते हैं पिच, पिच यानी हाइट, ठीक है। एंड दैट इज 3.4 नैनोमीटर, दैट इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। अब इस एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स आते हैं, कितने बेस पेयर्स आएंगे, टोटल आएंगे बच्चों आपके 10। टोटल कितने बेस पेयर्स आएंगे, 10 बेस पेयर्स आएंगे, ठीक है। मतलब जैसे बेस पेयर मतलब जैसे एडिनाइन थाइमिन है, गुआनिन साइटोसिन है, एडिनाइन थाइमिन है। तो आपका ये एडिनाइन थाइमिन, ये गुआनाइन, ये साइटोसिन, ये एडिनाइन थाइमिन, इस तरीके से बच्चों आपके टोटल 10 बेस पेयर्स हैं, टोटल 10, ठीक है। इस तरीके से एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के दूं कि भाई 10 बेस पेयर्स जो है उनका टोटल टर्न कितना है, 360 डिग्री टर्न में है। तो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 यानी 36 डिग्री।
यानी दो बेस पेयर्स के बीच का एंगल कितना होगा 36 डिग्री, तब जाके धीरे धीरे हेलिक्स बनेगा ना, एम तो नहीं बन जाएगा। एक और चीज, फिर टोटल हाइट कितनी है 3.4। तो अगर मैं बताऊं आपको कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल हाइट कितनी थी 3.4 नैनोमीटर। टोटल जो हाइट थी दैट वाज 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर इज 0.34 नैनोमीटर। तो दो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स, मतलब दो के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 0.34 नैनोमीटर। बच्चों इस डिस्टेंस से अगर मैं आपको कोई भी न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर दे दूं तो आप डीएनए की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। You can easily calculate any damn length of DNA just by multiplying the number of nucleotides or the base pairs, जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। I'll write on the formula। अगर आपको लेंथ ऑफ डीएनए को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, 0.34 नैनोमीटर को मल्टीप्लाई करोगे विथ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नंबर ऑफ बेस पेयर्स, और नंबर ऑफ बेस पेयर। इससे आप कोई भी डीएनए की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को बस नोट डाउन कर लो। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो गया आपका 0.34 नैनोमीटर मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और द बेस पेयर्स गिवन। ठीक है, एक चीज ये नोट डाउन कर ली। एक आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर है। पिच क्या हो गया आपका, हेलिक्स की हाइट हो गई 3.4 नैनोमीटर, ये भी याद रखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर है। एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स 36 डिग्री है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, चलो। इसके अलावा हमने क्या देखा, बैकबोन क्या है, शुगर एंड फॉस्फेट है। एडिनाइन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, थाइमिन एडिनाइन, ठीक है। डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 5 प्राइम 3 प्राइम, ये सब नोट डाउन कर लेना। डन। चलो अब पीपीटी से बाकी का हम देख लेते हैं। तो बच्चों डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है वो हमने देख लिया। बैकबोन शुगर फॉस्फेट से बना है, बेसिस अंदर की तरफ प्रोजेक्ट है। चेन्स एंटी पैरेलल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और दूसरे का 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। बेस पेयरिंग्स भी हमने देख लिया ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डबल हेलिक्स, तो हेलिक्स की पिच भी हमने डिस्कस कर ली 3.4 नैनोमीटर। बेस पेयर्स पर टर्न 10 है, वो भी डिस्कस किया। डिस्टेंस बिटवीन 0.34 नैनोमीटर। यूनिफॉर्म डायमीटर प्यूरिन पेयर्स विद पिरिमिडिन। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो डीएनए है ना उसका यूनिफॉर्म डायमीटर है। द रीजन फॉर दैट इज कि भाई अगर एक साइड पर डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा तो दूसरे साइड पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा। अगर इधर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो इस यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि डायमीटर सेम रखेंगे। नहीं तो इमेजिन करो कि अगर कहीं पे दो डबल रिंग वाले स्ट्रक्चर थे दोनों आमने सामने, फिर सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर आ गए, तो उससे जो यूनिफॉर्मिटी है वो खराब हो जाएगी। और जब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है बच्चों तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो स्टेबिलिटी को रखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए एक प्यूरिन को पिरिमिडिन के साथ क्या किया है, बेस पेयर किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, बेस स्टैकिंग एड स्टेबिलिटी टू द हेलिक्स। और ये बेस एक के ऊपर एक स्टैक हो रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है। सो दैट ऑल्सो एड्स द स्टेबिलिटी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में हम देख चुके हैं द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड डिटरमाइंस द अदर, है ना। अगर मैं आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दूं, सपोज दिस इज सीक्वेंस आई हैव गिवन, ठीक है, ये सीक्वेंस मैंने आपको दे दी है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस बताओ, तो आप बता पाओगे क्योंकि एडिनाइन हमेशा बेस पेयर करता है थाइमिन, थाइमिन के साथ एडिनाइन, साइटोसिन के साथ ग्वानाइन, ये साइटोसिन, ये ग्वानाइन एंड ग्वानाइन। तो आपको ऑलरेडी पता है बच्चों के कौन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है। तो अगर एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस अगर मैं आपको दे दूं तो दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस आप डिटरमाइन कर पाओगे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंटारिटी। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ईच स्ट्रैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। ठीक है, जब रेप्लिकेशन होता है बच्चों तो हर एक स्ट्रैंड एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करती है, मतलब वो एक गाइडलाइन की तरह एक्ट करती है जिसको देखकर नई स्ट्रैंड को क्या किया जाता है,
फॉर्म किया जाता है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटारिटी। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेट होता है तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा। डीएनए स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है थ्रू द बेस पेयरिंग एंड स्टैकिंग, बेस पेयरिंग से और स्टैकिंग से। इट अलाउज एक्यूरेट रेप्लिकेशन, इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए एक्ट करता है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या है, आई टेल यू नाउ। एंड इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी क्या करता है बच्चों, कंटिन्यू करता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा एक्यूरेट रेप्लिकेशन भी हो रहा है, एंड मोर ओवर इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। ओके, नाउ नेक्स्ट। ये सारे पॉइंट्स बच्चों आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये मैंने जो भी प्रेजेंटेशन में डाला है ये आपके एनसीईआरटी की हर एक लाइन में से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट लाइंस है, वो मेंशन किए। एक भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा जो आपके एनसीईआरटी लाइन से मिसिंग हो। तो मेक श्योर आपको हर एक पॉइंट को बहुत एम्फेसाइज करके पढ़ना है, क्योंकि नेट में आपका कहीं से भी आ जाएगा। चलो बोर्ड्स में क्या होगा, थ्योरी पेपर है तो थ्योरी में आप थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट यहाँ वहाँ लिख दोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नेट के लिए आपको हर एक स्टेटमेंट, हर एक वर्ड अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बच्चों सेंट्रल डॉगमा मतलब थियोरी। जो सेंट्रल डॉगमा होता है, ठीक है, दिस मीन्स थियोरी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो मेन थियोरी है, यानी मेन प्रिंसिपल्स बोल सकते हो आप, वो किसने दिए थे? सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने दिए थे। वॉटसन एंड क्रिक नहीं आएगा इधर ना। डीएनए का स्ट्रक्चर जो है उसके लिए दोनों आएंगे, बट बच्चों इसके लिए याद रखना, इसके लिए सिर्फ फ्रांसिस क्रिक आएंगे। ओके, अब ये सेंट्रल डॉगमा में क्या है कि डीएनए से जब डीएनए बनता है दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन बोलते हैं बच्चों। उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन। ओके, तो दिस इज अ सेंट्रल डॉगमा। तो इस चैप्टर में हमें रेप्लिकेशन पढ़ना है डिटेल में, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ना है। ये तीनों चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। चलो, और बच्चों यहाँ पे आपकी एक और चीज रहेगी, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसके केस में होता है? आरएनए वायरसेस के केस में। आरएनए वायरसेस, ठीक है। जो आरएनए वायरसेस होते हैं बच्चों, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या उसे हम लोग बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा। हम उसको रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी आपका कंसेप्ट है, ठीक है। टीएम बाल्टीमोर ने ये कंसेप्ट दिया, टेमिन ने, आई गेस टेमिन ने ये कंसेप्ट दिया था, रिवर्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा। दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट इन केस कभी आया तो आपको ध्यान में रखना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट किया विद द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, उसकी थोड़ी सी डिस्कवरी एंड उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमने यहाँ पे फिनिश किए बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए। बच्चों पैकेजिंग ऑफ डीएनए के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इजी ऑल्सो। अगर आप क्लास में ध्यान से सुनते हो बच्चों तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, और अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हो तो आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे, और कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे बच्चों तो लर्निंग में प्रॉब्लम होगी। ये चैप्टर डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो ये चैप्टर सबसे ईजी हो सकता है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू एवरीवन।